एक लैवल ते अणप्रसंगिक सवालों च भी बदल जाता। इस करके ज़्यादा अणप्रसंगिक सवाल का जवाब की बहुती आस ना की जाए, वो समा ना आउण दिता जाए कि प्रधानगी मंडल नूं दखल देना पवे ते जां सचमुच सच्ची सवाल ही किया जाए। पर ब्यूटीफुल सैशन बन सकता है। सिर्फ उन्हों की मंग ही नहीं, साडी प्रधानगी मंडल ने भी सोचा कि आओ थोड़ा ये सैशन चलाइए ताकि गल कुछ चल सके। पर सच्ची मुच्ची इस अंदाज दे विच ही चले, ना कि एक नवा सैमीनार शुरू हो जाए या कई सैमीनार शुरू हो जान तो कई विषय शुरू हो जान। तुसीं स्लिप भी भेज सकते हो कि तुहानूं कॉर्डलैस माइक भी थोड़े तक पहुँचे। कॉर्डलैस है जी, सवाल नोट होएगा, किसी ने स्लिप भेजनी है स्लिप भेजनी है, बहुत संखेप रखांगे आपां पर चलाउणा चाहांगे। सर थोड़ा सैशन बहुत अच्छा लगा। आई एम डॉक्टर रानाप्रीत गिल फ्रॉम हुशियारपुर। मैं पूछना चाहती हूँ कि गदर पार्टी जिहड़ी सी उन्हां ने ये अपना मंतव रखा कि जिहड़ा राज मतलब जिहड़ा धर्म हैगा उन्होंने बिल्कुल सैपरेट रखना हैगा पॉलिटिक्स तो। मतलब वो कितनी पहला की गल आप 1915 की गल कर रहे हैं। तो ये जिहड़ी डिटीरियोरेशन है, ख्यालों के विच जिहड़ी डिग्रेडेशन है, ये इन्ने सालों बाद आप अगे बढ़ना चाहते थे, पर पीछे को चले गए। हुण तां जिवें धर्म एक निखड़वा मतलब इट इज़ काइंड ऑफ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। बट उस टाइम ते उन्होंने ये कहा सीगा कि जिहड़ा धर्म है ये साडा पर्सनल है, असीं कुछ इदां दा करांगे भी नहीं, पहनांगे भी नहीं कि जिहदे तो ये पता लगे कि साडा धर्म की है। मतलब ये डिग्रेडेशन क्यों साडी सोसाइटी दे विच होई? डॉक्टर रानाप्रीत गिल फ्रॉम हुशियारपुर। Okay, doctor. Access from Kapurthala. What you said about free ration, that was 80 crore tax were given with Modi's photo on that, not less than 80 crore. So how is the poverty line going? People are going below poverty line. So many people are going. Thank you. मैं दोनों सवाल का जवाब और भी सवाल लेने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर राणा, मैं कोशिश किया आपको ये बताने के लिए धर्मनिरपेक्षता ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सिर्फ ये नहीं कि भारत संविधान में लिखा है, अलग अलग देशों में ये शब्द सेक्युलरिज्म का माने अलग अलग होता है। हमारे देश में हमने कहता है जो भी सत्य में है, जो सरकार में है, वो हर नागरिक, उसका धर्म कुछ भी, वो नास्तिक भी, सरकार के सामने, कानून के सामने सब एक। क्यों डिग्रेडेशन हुई? इसका मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण है कि जो सत्य में है, जो आर्थिक, जो अर्थनैतिक उन्नति होना चाहिए, वो नहीं कर पाता। आज हम दिन के दिन देख रहे हैं बेरोजगारी जिस धर्म में भारतवर्ष में बढ़ा वो पहला। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री से ये जब सवाल उठाया, वो बोला पूरा तेल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब उनका क्या जवाब है? भारत सरकार वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे खुद कहते हैं हम जो स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च करते हैं अत्यंत कम है। हमारे जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, हमारा जो राष्ट्रीय आय है, जो नेशनल इनकम है, उसका बहुत कम हम खर्च करते हैं। हमें और भी इकोनॉमिक सर्वे ने कहा हमें जो शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य सेवा के ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। इस वक्त हम लोग 1.5% खर्च कर रहे हैं, इसको 2.5 से 3 होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार कह रही है, मगर नहीं हुआ। तो आप कहते हैं कुछ, करते और कुछ। तो ये जो आर्थिक जो स्थिति है, महंगाई देखिए, जिस रफ्तार से आज नींबू के बात हो रहे, इससे पहले प्याज का बात की, जो खाद्यान्न का दाम जब बढ़ते हैं, ये गरीब की जेब पे काटते हैं, क्योंकि वो जितना आय करते हैं एक बहुत बड़ा हिस्सा
वो खाद्यान्न के ऊपर खर्च होता है। जो अमीर व्यक्ति है उसका बहुत कम होता है। तो आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप सरकारी संपत्ति, आपके संपत्ति, हमारे संपत्ति बेच रहे क्योंकि आपको राजस्व कम है। आप जो अमीर व्यक्ति है, जो बड़े बड़े पूंजीपति है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उसके ऊपर आप कर नहीं लगाने के तैयार हैं। क्यों? आपका पैसा कहां से आएगा जी? आपका चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आएगा? आपका राजनीतिक दल कैसे चलेगा? आप चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? आपका उम्मीदवार का खर्चा कौन देगा? तो ये जो बिजनेस और पॉलिटिक्स, राजनेता और पूंजीपति के बीच जो गठबंधन है, इसीलिए ये स्थिति है। तो आप कुछ नहीं कर पाते। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, अब लोगों को और कुछ दिखा दीजिए। आप हिंदू मुस्लिम कीजिए, आप इंडिया पाकिस्तान कीजिए, इंडिया चाइना कीजिए, कब्रिस्तान शमशान घाट कीजिए। तो मेरा कहना यह है कि हमारा जो डिग्रेडेशन या डिजेनरेशन, हम क्यों पीछे चले गए? क्योंकि सरकार जो देश के जो आवश्यक, जो आर्थिक जो समस्या है उसका समाधान आप नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों को और कहीं यू आर डाइवर्टिंग द अटेंशन और कोई नहीं। यही आपका सवाल है। वाधवा जी, आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। देखिए, हम लोग बहुत कहते हैं कि रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर आर बिकमिंग पुअर। असलियत थोड़ा सा जटिल है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भारतवर्ष में हर जगह में हर समय जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो रहे। कभी कभी हो जाता है, जैसे कोरोना काल में हुए। इसीलिए आप जैसे कहा 80 करोड़ लोग को आपको गेहूं और चावल मुफ्त में दिए। सवाल और कुछ, जो गरीब लोग हैं और जो अमीर लोग हैं, उन दोनों का बीच जो दुराई है, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये बढ़ता है। तो जो गरीबी रेखा के नीचे है, कोरोना काल में कुछ लोग गिर गया। जैसे आपको मैंने कहा कितने लोग गिरा है, ऑक्सफैम का आंकड़ा है। ऑक्सफैम कह रहे कि कोरोना काल में एग्जैक्ट नंबर में देना चाहता हूँ क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, 46 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए और 1 करोड़ 70 लाख लोग मरे। तो ये उनका कहना है, भारत सरकार मानते नहीं ये सारे आंकड़ा। तो मेरा कहना है ये गैप पर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह में कोरोना काल के बाद और कोरोना काल के पहले ये हर जगह में गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, जो आर्थिक उन्नति हो रहा है इसका फायदा कुछ कम लोग को मिलता है, इसीलिए गैप बढ़ रहा है। यही मेरा कहना है। I am Dr. Jagdish Chima from Jalandhar. Sir, the present situation of this country, that was the topic. Hello. And the point you made, पीछे चले गए. India has gone back 80 years back. This is one assumption of the present situation. It begets another question. I don't agree with this, but I don't want to debate it here. But my question is, an idea is circulating. If India has gone that back, let us go back to Congress, secularism and all. Do you recommend this audience? But the point you made about UP and Bengal, the polarization, you stated that the decimation of Congress and other parties, that's there. So in such a situation, do you recommend this audience, this gathering, whether India should go back to Congress or something new? Thank you. के ऊपर हम कितने पीछे गए हैं, सचमुच हम पीछे गए कि नहीं, हमारा एक रिग्रेशन हुए हैं 80 साल, ये इस विषय के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं।
मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि कुछ बदला नहीं, 80 साल में बहुत कुछ बदल गया। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि कुछ चीज नहीं बदला और कुछ इलाके में हम पीछे चले गए। और कहाँ ये हिंदू मुसलमान जो सांप्रदायिकता कि आपका और we will discuss this later. What is your notion of democracy? Is 80% always right? 15% will therefore have to submit to 80%? नहीं, मेरा कहना है कांग्रेस के बाद आपने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया और पंजाब में आपने देखा एक बार नहीं 3 बार को लड़ी। आप कैप्टन साहब को चुनाव के 4 महीना पहले हटाते हैं, अब सिद्धू जी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, अब चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप देखिए एक बार नहीं, अगर आप अपने पैर में 3 बार कुल्हाड़ी लगाएंगे तो क्या हालत होगा आपका। अब सुनिए जी, आज भारतवर्ष के सबसे बड़ा जो ट्रेजेडी है कि कांग्रेस का ये स्थिति, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज वेयर ही इज बिकॉज ऑफ कांग्रेस। व्हाट इज द ट्रेजेडी दैट एनी कोalition, कुछ भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खिलाफ है, बिना कांग्रेस का नहीं बनेगा। क्योंकि पूरा भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के बाद एक ही पार्टी है जिसका थोड़ा बहुत कुछ लोग हैं पूरा भारतवर्ष में हर कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा। कमजोर, इतना कमजोर कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होता। मगर भारतवर्ष का ट्रेजेडी यही है कि मोदी जी जो 8-9 साल पहले कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत ला रहे हैं, उसमें वो सफल हो गए। एंड द कांग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल, वो खुद ये आज उनकी बुरा हालत है। एंड फॉर दैट द कांग्रेस इज एज रिस्पॉन्सिबल, उनका जिम्मेदारी उतना ही है जो उनके विरोध करता है। तो मेरा कहना ये है, दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी फॉर इंडिया is the state of the Congress. I never support the Congress. I've never supported any political party. Sir, when Congress was in power, I was a petitioner in the 2G spectrum scam. आपको याद होगा कि 2G spectrum scam, हम CWG, जीजा जी, ये सब तो स्कैंडल्स। तो आज सबसे दुख की बात है कि we are being asked to choose between 2 evils, bigger evil, lesser evil, corruption, communalism. Which is the bigger evil? This is the tragedy of India. We'll talk. हम साहिल बजाज फ्रॉम कपूरथला। सर मेरा कहना ये है कि हम जैसे इंडिया को कंपेयर करते हैं कनाडा से या अमेरिका से, बट हमें ये भी देखना चाहिए ना, इंडिया के पास 2% स्पेस है, 17% पॉपुलेशन है, तो हाउ कैन यू रिलेट, ये हम कैसे रिलेट करेंगे? जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो होएंगी, चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे एजुकेशन है, चाहे जीडीपी का इशू है, कोई भी बिलो पॉवर्टी लाइन का इशू है, तो ये तो होएंगी। उसको आप कैसे रिलेट करते हैं? भारतवर्ष जैसे देश है, विश्व में 200 देश में एक भी देश नहीं है। भारतवर्ष में आज 140 करोड़ के आसपास लोग हैं, इसमें आधा आप जैसे युवाओं हैं। सही जी, भारतवर्ष का भविष्य आपके ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये जो 140 करोड़ है, इसमें 70 करोड़ से ज्यादा उनका उम्र युवाओं है। इन सब आपने बिल्कुल ठीक किया। भारतवर्ष का जमीन है, लैंड एरिया है 2.5% से आसपास, 17% पॉपुलेशन है। भारतवर्ष का यूनिकनेस, अभिनवता ये है भारतवर्ष का विविधता, द हेटेरोजेनाइटी, द डाइवर्सिटी, द प्लूरलिटी, ये विविधता आप कहीं नहीं मिलेगा। आपको एक 2-3 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आप आपका करेंसी नोट खोल के देखिए, कितना भाषा है? 17 भाषा है। भारतवर्ष का संविधान का 8वां शेड्यूल, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें 31 भाषा है। उसमें एक भाषा है, हमारा करेंसी नोट में एक भाषा है जो 8th शेड्यूल 8वां धारा में नहीं है, वो है अंग्रेजी। और इतना भाषा क्यों है? क्योंकि 4 भाषा का जो स्क्रिप्ट है वो एक है। ऐसा 200 देश है पूरा विश्व में, एक देश में भी इसका करेंसी नोट में इतना भाषा है।
और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कह रहे हैं आपको, सिर्फ हिंदी में बात करूं आपसे, अंग्रेजी में नहीं बात करूंगा, कोई बात नहीं। राष्ट्रभाषा क्या है, युवाओं को मालूम नहीं है हमारे देश में 21 राष्ट्रभाषा है। राजभाषा क्या है, क्या होना चाहिए, भाषा संस्कृति एक है, पोशाक, खाना, गाना, धर्म। हिंदू मुसलमान को तो बात हमने क्या, बहुत लोग को मालूम नहीं है कि क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म केरला में यूरोप से पहले आए थे। ऐसा देश कहीं आपको नहीं मिलेगा जैसे जहां पे इतना विविधता है। तो भारतवर्ष के साथ कनाडा तो भूल जाइए, और कहीं देश से तुलना मत कीजिए। दुख का बात है, हम दोनों भारतीय नागरिक हैं, हमारा दुख क्या है, हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारा शिक्षा व्यवस्था, हमारा गरीबी, हमारे बेरोजगारी, हमारा महंगाई, यही कि हमारा जो सामाजिक जो बुनियादी ढांचा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है। जी बांग्लादेश में हमारे से अच्छा है। एक समय हम कहते थे अरे वो बांग्लादेश है, आप वहां बांग्लादेश से तुलना कीजिए। अब वो मेरा बात मत मानिए, आप वर्ल्ड बैंक क्या कह रहे हैं, IMF क्या कह रहे हैं, उनका बात सुन लीजिए। वहां पे जो शिक्षा, जितने लोगों को शिक्षा मिलते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए भारतवर्ष जैसा। तो these are things we should be sad about and feel sad that we have such a poor social infrastructure in education and healthcare. But I am proud. मैं गर्वित हूँ कि मैं ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ हमारे करेंसी नोट में 17 भाषा है। हम गर्वित हूँ कि एक आलू बनाने का 15 तरीका होता है भारतवर्ष का अलग अलग जगह में। क्या मैं खाता हूँ, पोशाक क्या है, गाना क्या सुनता हूँ, भूगोल कैसा है, इतना विविधता आप और कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट आई एम प्राउड ऑफ। और मेरा दुख की बात है कि कुछ लोग आज सरकार में हैं, वो बोलते हैं हम जैसे व्यक्ति, हम चाहते हैं देश को विभाजन करने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। मैं जैसे व्यक्ति में टुकड़े टुकड़े गैंग में, क्यों मैं बोलता हूँ आई एम प्राउड ऑफ आवर डाइवर्सिटी। तो वी गो बैक वंस अगेन, व्हाट इज योर नोशन ऑफ डेमोक्रेसी और मेजॉरिटेरियनिज्म, जिसका पास बहुमत है वही किस्सा नहीं करेगा। जो अल्पसंख्यक है उनका क्या अधिकार है, क्या होना चाहिए। अब नागरिकता कानून बदल दिया, अब आप खामोश हैं, आपने बदलने के बाद आप खामोश हो गए, क्यों? तो सवाल है कि आपका जो विचारधारा है, आप कहते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में हैं, आप पूंजीवाद में भी विश्वास नहीं करते हैं, आप समाजवाद में भी विश्वास नहीं करते हैं, अब क्या किसमें विश्वास करते हैं? तो दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ इंडिया, एज डॉक्टर साहब हैव सेड, इज देयर इज नो ऑपोजिशन। हमारे जो एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विरोधी दल का बहुत जरूरी है, और आज विरोधी दल इतना कमजोर हो गए, ये देश के हित में नहीं है, भारतवर्ष के लोकतंत्र के हित में नहीं है। हिंदुस्तान की व्यवस्था बताई आपने, हिंदुस्तान के हालात बहुत ही मारे हैं, और पोलिटिकली जो फाशीवादी ताकतें हैं वो उनका गलबा बढ़ रहा है। तो RSS भी चाहती है कि हम 50 साल का उन्नाद करें, और उन्नत बढ़ रहे हैं। आपने बताया और दिख रहा है कि कोई भी सियासी पार्टी और जनता पार्टी का मुकाबला करने के लायक नहीं है। और पंजाब में भी आपने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियां सब गए। तो ये आप भी कुछ पंजाब का भला नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आपको पंजाब से कुछ ऐसी दिख रहा है कि पंजाब को नया दिखाएगा। तो कौन सी फोर्सेज हैं जो पंजाब में कुछ नया दिखा सकते?
सर जैसे कि आम आदमी पार्टी यहाँ जीत ही चुकी है। अपना नाम मेरा नाम इमरान है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो आम आदमी पार्टी यहाँ जीत चुकी है, तो अब आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का पंजाब में फ्यूचर, और नेशनली भी क्या लगता है जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें आम आदमी पार्टी जब यहाँ प्रचार कर रही थी पिछले दिनों पंजाब में, तो जबकि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और ये जो पंजाब के लीडर थे यहाँ शांति मार्च, शांति यात्रा निकाल रहे थे। और जबकि यही जब दिल्ली में जहाँ सत्ता में है वहाँ कुछ होता है तो वहाँ तो ये कुछ ऐसा नहीं करते। अभी जब ये हिमाचल में जा रहे हैं तो वहाँ भी वो ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, जबकि वहाँ भी ऐसा कुछ है नहीं। एक सरकार चल रही है, ठीक है, वहाँ भी ये कह रहे हैं कि हम शांति मार्च करेंगे, शांति यात्रा निकालेंगे। तो ये आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं इस पॉलिटिकल सिनेरियो? आप मेरा पत्रकार बंधु, मेरा मित्र, मेरा भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। और उस हमारे जो इससे पहले आपका पहले जो सवाल उठाया ना, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संस्था है, मैं समझता हूँ ऐसे विश्व में संस्था नहीं है कोई, ये हमें मानना पड़ेगा। आज क्यों उनका इतना शक्ति है, इतनी सारी संस्था है जो हम कहते हैं संघ परिवार, इनका ताकत क्यों? क्योंकि हमारे कुछ विरोधी दल का मित्रों साल में 4 महीना काम करते हैं, उनका नाम में ज्यादा नहीं, बाकी समय लंदन टोरंटो घूम के आते हैं। मगर आप आरएसएस का कार्यकर्ता को देखिए, 7 दिन 24 घंटा 365 दिन काम करते हैं। आप उनके खिलाफ लड़ने चाहते हैं, आप देखिए कितना उनका शक्ति है, उनका संगठन कैसा है, कितना, इसको ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात है, देखिए ये चुनावी राजनीति कुछ है, और जैसे हमारे प्रोफेसर साहब बार बार बोलते हैं, जमीनी स्तर में लोगों का जो मुद्दा है, जो आंदोलन चलते हैं, ये भी कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो दोनों एक साथ हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए आप चुनावी राजनीति पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं, कोई ना कोई आपका तो विधायक मिल जाएगा, आप उनको पसंद करें या नहीं करें, आप वोट दिया या नहीं डाला, आप नोटा में दबाई या नहीं दिया, कोई ना कोई आपका सांसद बनेगा, कोई ना कोई आपका मंत्री बनेगा, कोई ना कोई आपका प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये आप पसंद करते हैं नहीं करते, तो आप अगर ये समाज को, ये राजनीति सबको बदलने में आप लगे हैं तो आप लग जाइए। कठिन काम है, मेहनत का काम है, सब एक साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी भैया केजरीवाल जी, बहुत लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। मेरा सोच और कुछ है, मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का ए टीम बनना चाहते हैं, ये मेरा सोच है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहे थे, हमारे सिख बंधु जाके लोगों को मदद किया, अरविंद केजरीवाल ने मान लिया। दिल्ली में दंगा चल रहे थे, ट्रंप निकल गए और दिल्ली में दंगा शुरू हुई, ठीक है, उनके कुछ मंत्री जी जा गया, राघव चड्ढा गया था, आतिशी मरलेना भी गया था। आज जो बुलडोजर चल रहे दिल्ली का जहांगीरपुरी में, वही कहानी, अरविंद केजरीवाल कहाँ हो? पहला बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस सरकार के हाथ में नहीं है, केंद्र चलाता है, ये पहला बात, ये हमें मानना पड़ेगा। दूसरी बात, हाँ अरविंद केजरीवाल 370 कश्मीर में समर्थन किया, मगर ये जब विवेक अग्निहोत्री और कश्मीर फाइल्स के लिए जो मुद्दा चल रहे थे, मैं समझता हूँ कि सबसे ताकत वाला जो भाषण वो अरविंद केजरीवाल का भी था। तो जब कहा उनको कि आप एंटरटेनमेंट टैक्स हमसे क्यों बोल रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट टैक्स देना, आप मुफ्त में सबको दिखाइए, यूट्यूब में डाल दीजिए। तो ये अरविंद केजरीवाल एक जटिल व्यक्ति है,
वो सामाजिक कार्यकर्ता होकर उनका राजनीति शुरू की। और पंजाब में क्या होगा या नहीं होगा, ये अरविंद केजरीवाल का भविष्य के ऊपर बड़ा असर पड़े, क्योंकि दिल्ली एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, वहाँ पे आप शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया, आप मोहल्ला क्लिनिक या स्वास्थ्य केंद्र में अच्छा काम किया, कानून व्यवस्था में नहीं है। पंजाब में क्या होगा नहीं होगा, इसके असर अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य के ऊपर पड़ेगा। इस साल गुजरात में भी वो लोग है, गोवा में खास कुछ नहीं कर पाया। ये स्थानीय जितने राजनीतिक दल है, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, इवन सीपीएम, नेशनल एनसीपी, जितने स्थानीय राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, सबका एक ही राज्य में उनका, वो राज्य से बाहर नहीं जा पाए। अरविंद केजरीवाल अकेला दिल्ली से बाहर जा पाए, बहुत कोशिश किया। आप भूलिए मत कि 2014 चुनाव में खुद बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े। तो अभी समय बताएंगे कि पंजाब का यहाँ का प्रशासन कैसे चले, और अगर यहाँ का प्रशासन ठीक तरह से चला पाएंगे तो उनका अपना राजनीतिक भविष्य बहुत कुछ पंजाब के ऊपर निर्भर करते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। हमारे यहाँ माननीय हमारे मंच में लोग हैं, हमसे ज़्यादा समझते हैं पंजाब का राजनीति। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।